जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, उम्मीद है। और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एमपीएसआई, यूपीएसआई, पटवारी, एसएससी जीडी, ये जितने भी टॉपिक लिखे हैं यहाँ पर, पूरा टॉपिक आपको कवर करना है। और इतना अगर आपने कवर कर लिया तो आप कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी का व्याकरण पूछता है तो आप कंप्लीट रूप से उसमें आउट ऑफ 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। और आपको किसी भी प्रकार का ग्रामर में जो है दिक्कत नहीं सामना करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या दिया हुआ है हमारा। तो हमारा सिलेबस जो है तो पहले देख लेते हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, फिर लिंग है, वचन है, कारक है, काल है, वाच्य है, क्रिया विशेषण है, वाक्य है, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, रस है, छंद है, अलंकार है, शब्द शक्ति है, वाक्य शुद्धि है, विलोम शब्द है, समानार्थी है, पर्यायवाची है, वर्णमाला है, वर्तनी है, तत्सम है, तद्भव है, रिक्त स्थानों की पूर्ति है, काव्य है, शब्द युग्म है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, मुहावरे है, लोकोक्ति है। अगर आप लोग इतना कंप्लीट रूप से पढ़ सकते हैं तो जितने भी कंपटीशन में हिंदी पूछी जाती है तो आप उसमें 100 में 100 आउट ऑफ लाएंगे। अभी ये जो हमारा चैनल है तो छोटा है और अभी जो है तो लेटेस्ट हम स्टार्ट किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, गरीब है। तो हम यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा देना चाहते हैं, वो लोग भी पढ़े। और आज हम आपको जो है आप लोगों के बीच में एक एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे ही बीच में राज सागर जी से आपको परिचित करवा रहे हैं। वो भी यहीं से पढ़ रहे हैं। आइए राज सागर जी, आइए बताइए, 2 शब्द बोलिए। हाय, गुड मॉर्निंग। हम बोलिए भाई साहब लोगों को अपना शेयर करिए। मैं भी इसी एसएससी जीडी हिंदी कोर्स से तैयारी कर रहा हूँ जी, और ये सिलेबस अभी चल रहा है बहुत अच्छे से और मैं इसी से पढ़ रहा हूँ। तो आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? आप 20 में 20 नंबर यहाँ से पा जाएंगे? अगर पूरा जितना टॉपिक दिया अगर पूरा पढ़ लेंगे तो 20 में 20 तो आसानी से आ ही जाएगा। और आप यहाँ से पढ़ रहे हैं तो पूरी तरह से आप संतुष्ट हैं? समझ में आ रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं तो समझ तो में आ रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, सब लोग यहीं से पढ़ें? हाँ, यही से पढ़िए, अभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वैसे। तो ये राज सागर जी हैं और हम जो है तो अब इसको आगे संजय से कंटिन्यू करना चाहते हैं। राज सागर जी बहुत अच्छे लड़के, बहुत मेहनती है और इस बार इनके एसएससी जीडी में होगा। और आप लोग भी तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम संजय से शुरू करते हैं। अब सबसे पहले टॉपिक हम बात करेंगे क्या, संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो क्या लिखा है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। यहां से प्रश्न सीधा डायरेक्ट एसएससी जीडी में बनता है कि संज्ञा किस प्रकार का शब्द है। आपको संज्ञा के लिए प्रश्न क्या बनाता है? प्रश्न ये रहता है कि संज्ञा किस तरह का शब्द है, विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, कि प्रत्यय है, कि उपसर्ग है। तो आपको डायरेक्ट बता देना है कि संज्ञा कैसा शब्द है, एक विकारी शब्द है। अब यहाँ से विकारी शब्द है, ठीक है, हमें तो पता हो गया, सब बुक में लिखा रहता है, हर लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन विकारी का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर अब हमें ये जानना है। तो विकारी का मतलब ये होता है, विकारी का मतलब ये होता है कि जो लिंग, वचन और कारक इन तीनों के अनुसार अपने रूप को बदल लेते हैं। मतलब जो चेंजेबल होते हैं, जो परिवर्तनशील होते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? विकारी शब्द की हम बात करते हैं तो एक हो सकता है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम। ये संज्ञा सर्वनाम क्या है? विकारी शब्द होते हैं। अब देखिए उदाहरण में, जैसे मैंने बोला कि राम आम खाता है, तो ये क्या है? अभी सीधा पता चल रहा है कि लिंग इसका क्या है, लिंग राम है, मतलब पुल्लिंग है। अगर मैं बोल दिया कि सीता आम खाती है, तो दोनों में तो ठीक है, एक वचन है, लेकिन क्या हुआ, लिंग के अनुसार जो है तो सेंटेंस में हमें परिवर्तन लाना पड़ा। क्या परिवर्तन लाना पड़ा? कि राम के लिए आम खाता है और सीता के लिए खाना खाती है। तो दोनों में क्या है, सेंटेंस जो लिंग के अनुसार बदल गए हैं, इसी को बोलते हैं विकारी शब्द। मतलब जो परिवर्तनशील होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। फिर अगला क्या लिखा हुआ है, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं।
यहाँ से बच्चे सीधा ये पढ़ते हैं, इतना बस पढ़ते हैं कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के 5 प्रकार। सर इतना तो हम पढ़ लिए, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन अब यहीं पर प्रश्न उठा दिया कि संज्ञा किस आधार पर 5 प्रकार की होती है, तो बच्चे फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यह पता नहीं रहता कि संज्ञा किस आधार पर 5 प्रकार की होती है। तो हम आपको बता रहे हैं कि संज्ञा किस आधार पर 5 प्रकार की होती है, अर्थ के आधार पर। तो आप यहां से इस चीज को नोट कर लीजिए कि संज्ञा अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है। संज्ञा की 3 कोटियां होती हैं। अब यहां से भी प्रश्न सीधे एसएससी जीडी में कई बार पूछ चुका है कि संज्ञा की कितनी कोटियां होती हैं। तो कितनी कोटियां होती हैं? 3 कोटियां होती हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। अब देखिए यहीं से फंस जाते हैं जो लोग अच्छे से नहीं पढ़े रहते। अब यहाँ भी संज्ञा के प्रकार 5 बताए गए, यहाँ भी 3 बताए गए, लेकिन यह व्युत्पत्ति के आधार पर मतलब उत्पन्न के आधार पर 3 प्रकार की होती है संज्ञा, और ये अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं। फिर संज्ञा नाम का समानार्थक होता है, मतलब संज्ञा का मतलब ये होता है किसी का भी नाम होगा, राम, श्याम, पटना, बनारस, आम, ये सब नाम का समानार्थी जितने शब्द होते हैं ये सब क्या होते हैं, हमारे संज्ञा शब्द होते हैं। अब हम पहला बात कर लेते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब ऐसे शब्द से होता है जो किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध करते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जातिवाचक लिखा है, तो जातिवाचक का मतलब किसी का जाति ये नहीं कि हम जैसे बोलते हैं हमारा जाति ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ऐसा वाला जाति नहीं। जाति का मतलब पार्टिकुलर उसके पेशा से होता है। जैसे हम बोल दिए कवि, कवियत्री, अब ऐसा तो नहीं रहेगा कवि हमारे लिए बस रहेगा, या ऐसा नहीं रहेगा कि सूरदास बस कवि है, ऐसा थोड़ी है। जितने लोग कवि हैं सबके लिए कवि बना हुआ है ना, तो इसलिए कवि शब्द क्या है, जातिवाचक। अब जैसे बोल दे कवियत्री, तो कवियत्री में ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि मीराबाई बस कवियत्री थी, ऐसा नहीं बोल रहे ना। जितने भी कवियत्री होंगे सभी कवियत्री जातिवाचक में आ जाएंगे, इसलिए कवि एक जातिवाचक शब्द है और कवियत्री भी एक जातिवाचक संज्ञा है। अब दूसरा आता है पशुओं के नाम। तो पशुओं का नाम जैसे दिया हुआ है, तो ऐसा थोड़ी लिखा है कि हिरण के लिए बस हम पशु शब्द का यूज करते हैं। पशु का मतलब ये होता है पशु में हिरण भी आ जाएगा, हमारा गाय भी आ जाएगा, बैल भी आ जाएगा, तो सभी पशु के अंतर्गत आ जाते हैं। तो पशुओं का नाम क्या होता है, हमारा जातिवाचक होता है, क्योंकि पशु क्या है, पशु में पूरे पशु आ जाते हैं, विभिन्न प्रकार के, बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, सभी आ जाते हैं। फिर तीसरा दिया है वस्तुओं के नाम। तो वस्तुओं का नाम जैसे हम बोल रहे हैं कुर्सी, तो ऐसा थोड़ी है कि वस्तुओं के लिए वस्तु जो है कुर्सी बस के लिए बना है, ऐसा नहीं है। वस्तु में सभी आ जाते हैं, कुर्सी आ जाता है आपका, मकान आ जाता है आपका, कपड़ा आ जाता है आपका, इस तरह के सारे जो होते हैं वस्तुओं के अंतर्गत आ जाते हैं, और इसलिए वस्तु हमारा किस प्रकार की संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। अब दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ऐसे संज्ञा से होता है जो पार्टिकुलर मतलब व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का नाम ले, या किसी स्थान का नाम ले, या तो किसी फलों का नाम ले ले। जैसे फलों का नाम हम बोल रहे हैं आम, आम है तो भाई आम है, हम आम को कटहल तो बोल नहीं सकते, आम को केला बोल नहीं सकते, जो फल है वही बोल सकते हैं ना। तो आम का मतलब आम है, मतलब ये पार्टिकुलर आम की बात कर रहे हैं, हम कटहल की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब दूसरी बात हम कर रहे हैं सेव की। तो अब हमें पता है कि सेव की बात कर रहे हैं, सेव के अलावा और किसी भी फल की हम बात नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब दूसरा है स्थान के नाम। हम बोल रहे हैं कि खान सर पटना में पढ़ाते हैं, तो अब हम बता दिए ना किस स्थान पर पढ़ाते हैं, पटना में। अब पटना तो हर जगह पटना पूरी दुनिया में नहीं होगा, पटना का मतलब खान सर वाला पटना। तो ये पटना क्या है, किसी स्थान का नाम है, किसी स्थान का नाम मतलब प्रॉपर किसी स्थान का नाम है। फिर क्या है सीधी, मैं सीधी में रहता हूं, तो सीधी क्या है, एक स्थान का नाम। रीवा, रीवा क्या है, एक स्थान का नाम। इसी तरह सभी स्थान के नाम होंगे। फिर क्या है व्यक्तियों के नाम।
व्यक्ति के नाम जैसे राम है, कृष्ण है, श्याम है, ये किसी व्यक्ति के नाम है, इसलिए इस प्रकार के जितने भी आएंगे वो सभी व्यक्तियों के नाम के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग इसको जो है विशेष रूप से अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए जो अंडरलाइन दिया है, क्योंकि ये सभी बुक में आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। आप कहाँ पढ़े हैं या नहीं पढ़े आप लोगों को खुद पता होगा कि इस तरह की जानकारी आपको किसी भी बुक में नहीं मिल सकती, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे चलते हैं। अब अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब ऐसे संज्ञा से होता है जिसमें आदमी के गुण का, दशा का, भाव का पता चलता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण का मतलब ये होता है, जैसे बोलते हैं आपका बच्चा बहुत सुंदर है, आपकी बच्ची बहुत सुंदर है, तो ये क्या बता रहे हैं, मतलब बाहरी गुण को बता रहे हैं, बाहरी उसके आडंबर जो गुण है उनको बता रहे हैं कि मतलब सुंदरता है। या बोल दिए आप बहुत कुरूप हो, बहुत गंदे हो, दिख रहे हो, तो ये क्या है, एक भाव बता रहा है। दशा का मतलब है कि आप जैसे जवानी हो गया, बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, ये क्या है, दशा है। दशा का मतलब अवस्था से होता है कि ये एक अवस्था होता है। फिर क्या है, भाव का मतलब जैसे होता है क्या, दयालुता हो गया, मानवता हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, हमारे भाव हो गया, दयालुता और मानवता। सुंदरता और कुरूपता ये भी दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर अगला क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब होता है को किसी भी प्रकार का मटेरियल हो, जैसे दूध है, दही है, पानी है, शक्कर है, आटा है, गेहूं है, जितने भी पदार्थों का हम यूज करते हैं सभी प्रकार के पदार्थ हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूध, दही, पानी, हम ऑयल की बात कर लेते हैं, पेन की बात कर लेते हैं, सभी द्रव्यवाचक में आते हैं। फिर क्या है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा का मतलब ऐसे संज्ञा से होते हैं जिसमें समूह होते हैं, जैसे बोल दिया ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है समूह उसमें होता है, कोई ऑर्केस्ट्रा एक के लिए नहीं बोला जाता। जैसे बोला जाता है ताश, ताश में जो 52 पत्तियां होती हैं, किसी एक पत्ती के लिए थोड़ी बोला जाता है ताश, वो तो 52 पत्ती के समूह को ताश बोला जाता है। जैसे बोला गया पुलिस, तो किसी एक व्यक्ति के लिए थोड़ी पुलिस बोला जाता है। पुलिस का मतलब जितने लोग उसमें होंगे, ग्रुप होंगे, पूरे ग्रुप को पुलिस कहा जाता है। तो आप लोग ये संज्ञा के 5 प्रकार अर्थ की दृष्टि से समझ चुके होंगे अच्छी तरह। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है रूढ़, दूसरा योग रूढ़, तीसरा यौगिक। रूढ़ का मतलब होता है जिनका कोई सार्थक खंड ना हो। और सार्थक खंड क्या मतलब, कोई भी जैसे ये वस्तु है जिसको हम काटे तो कोई अलग अलग उनका अर्थ ना निकले। जैसे अगर हम नाक को काट दिए, नाक को अलग कर दिए, का तो अलग, दोनों अलग अलग हो गए, इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। तो इस तरह के अगर कोई भी अगर शब्द आते हैं तो उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे बोल दे कान, कान का को अलग कर दिए, नाक को अलग, तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा शब्द बता रहा है, ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में यौगिक शब्द की तरह होते हैं किंतु उनका कोई सार्थक खंड नहीं निकलता। मतलब जब हम उनको 2 टुकड़ों में बांटते हैं तो वो अर्थविहीन हो जाते हैं। जैसे लंबोदर, अगर लंबोदर को अगर इस तरह से अलग कर देंगे तो इनका कोई भी सार्थक खंड नहीं होता है, इसलिए ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। लेकिन ये शब्द देखने में कैसे लगते हैं, जैसे यौगिक शब्द होता है। और यौगिक शब्द क्या होता है, यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे पाठशाला लिखा है, पाठ धन शाला बराबर पाठशाला, धर्म धन शाला बराबर धर्मशाला, विधन ज्ञान बराबर विज्ञान। तो ये क्या है हमारा, इस तरह के शब्द जो होते हैं तो हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब जैसे पाठशाला की हम बात करते हैं तो पाठ हमारा क्या हो गया, यहाँ पर पाठ या वी की बात करते हैं तो वी प्लस ज्ञान, तो वी हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया भाई साहेब। और ज्ञान क्या हो गया, ज्ञान हमारा जो है तो मूल शब्द हो गया, मूल शब्द। और इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, विज्ञान। और विज्ञान हमारा क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया।
तो इस तरह से हमको ये भी देखना है कि जो वी है एक उपसर्ग है, ज्ञान जो है मूल शब्द है, और दोनों को मिलाकर क्या बनता है विज्ञान, और विज्ञान एक यौगिक शब्द है। अब आगे हम बात करेंगे संज्ञा की कोटियां में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।